तो बिहार इंतखाबी जंग में अब सिर्फ नताइज का इंतजार है, लेकिन नताइज से पहले न्यूज 18 उर्दू टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल लेकर आया है। आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एग्जिट पोल 2020। जी हां, हम आपको बताएंगे एग्जिट पोल के बारे में क्या कुछ नतीजे रहने वाले हैं। नतीजों से पहले की तस्वीर न्यूज 18 उर्दू आपको बताने की कोशिश करेगा। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, सीट प्रोजेक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे। सीटों का अंदाजा एक लगाया गया है इस एग्जिट पोल में कि कितनी सीटें किस जमात को मिल सकती हैं, किस पार्टी को मिल सकती हैं, किस महाज को कितनी पार्टियां मिल सकती हैं, किस अलायंस और इत्तेहाद को कितनी पार्टियां मिल सकती हैं। यह हम इस एग्जिट पोल के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल जो इससे पहले भी बिल्कुल सटीक और जबरदस्त रहा है, उस एग्जिट पोल के बारे में। जी हां, सबसे पहले सीटों का अंदाजा, सीटों का प्रोजेक्शन क्या कुछ है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है, किस इत्तेहाद और अलायंस को कितनी सीटें मिलने वाली है, वो हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। जी हां, सबसे पहले एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए को 55 सीटें मिल सकती हैं 2020 इंतखाबात में, लेकिन इसमें 11 सीटों का प्लस या माइनस भी हो सकता है, यानी 11 सीटें इसकी बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। तो 55 सीटें टुडेज चाणक्य दे रहा है बिहार इंतखाबात में एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू इत्तेहाद को। इसके अलावा अगर इस एग्जिट पोल की सबसे बड़ी हम बात करें तो आरजेडी और कांग्रेस का जो इत्तेहाद है यानी महागठबंधन अजीम इत्तेहाद को 180 सीटें मिल सकती हैं। यानी एक अच्छी खबर है आरजेडी और कांग्रेस के लिए, जिन्हें 180 सीटें बिहार में मिलती दिख रही है इस एग्जिट पोल के जरिए। लेकिन इसमें भी 11 सीटों का फायदा या नुकसान हो सकता है। इसी तरह अगर अदर्स की बात करें तो उनके खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, लेकिन उनको भी 8 सीटों का नुकसान या फिर 11 सीटों का फायदा या नुकसान हो सकता है। लेकिन यह एग्जिट पोल बता रहा है, चाणक्य का एग्जिट पोल बता रहा है कि एनडीए को बड़ा झटका बिहार में लगने वाला है। बीजेपी जेडीयू इत्तेहाद यानी एनडीए को 55 सीटें 2020 के इंतखाबात में मिल सकती हैं। लेकिन इन 55 सीटों में जो हमारा एक अंदाजा है, जो टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल का अंदाजा है, इसमें 11 सीटें प्लस या माइनस भी हो सकती हैं, यानी 11 सीटें बढ़ भी सकती हैं और 11 सीटें घट भी सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि अजीम इत्तेहाद यानी अगर महागठबंधन की बात करें, आरजेडी कांग्रेस का जो इत्तेहाद है अगर उसकी बात करें तो उसके खाते में 180 सीटें जा सकती हैं और इन 180 सीटों में 11 सीटों का फायदा या नुकसान हो सकता है। यानी यह कहा जाए कि अक्सरियत के साथ सरकार बन रही है अजीम इत्तेहाद की बिहार में, यानी नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका और तेजस्वी यादव और इसके अलावा अजीम इत्तेहाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस एग्जिट पोल में आपको बताते चले कि बहुत से लोगों के जहनों में इस सवाल भी उठता है कि आखिर इस एग्जिट पोल पर भरोसा कैसे किया जाए। तो हमने बहुत सटीक एग्जिट पोल कराया है और हमारा जो सैंपल है वो बहुत सटीक सैंपल है, जिसके आधार पर, जिसकी बुनियाद पर हम आज आपको बता रहे हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें 2020 के इंतखाबात में मिलने वाली हैं। बीजेपी जेडीयू यानी एनडीए इत्तेहाद जो है उसे 55 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आरजेडी कांग्रेस का जो अजीम इत्तेहाद है उसे 180 सीटें, यानी पूरे फुल बहुमत यानी अक्सरियत के साथ आरजेडी कांग्रेस सरकार बना रही है। अजीम इत्तेहाद बिहार में सरकार बना रही है और कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है एनडीए को, नीतीश कुमार को, वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, जिनका इत्तेहाद चाणक्य के एग्जिट पोल के हिसाब से 55 सीटें ला रहा है। तो टुडेज चाणक्य का ये एग्जिट पोल है जो हम आपको बता रहे हैं और सीटों का एक अंदाजा हम आपको बता रहे थे कि इस एग्जिट पोल के हिसाब से 55 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं और इसके अलावा आरजेडी कांग्रेस इत्तेहाद को 180 सीटें मिल सकती हैं। अदर्स के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। आरजेडी कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है 2018-2020 के इंतखाबात में और इसके अलावा एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है। इसके अलावा कुछ और सवालात टुडेज चाणक्य के सर्वे में पूछे गए थे, उन सवालों के जवाब भी हम आपको बताते चल रहे हैं। पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है
कि वोटिंग पैटर्न किस चीज को देखकर किया गया, क्या कुछ इश्यूज थे जिन्हें देखकर वोट करने के लिए लोग अपने घरों से निकले, या वो कौन से इश्यूज थे जिन्हें देखकर लोगों ने वोट किया है। चलिए बहुत जल्दी वो इश्यूज हम आपको बता देते हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बना, 35% लोगों ने इसे देखा। डेवलपमेंट यानी तरक्की, 28% लोगों ने इसे देखकर वोट किया। करप्शन यानी बदउनवानी, 19% लोगों ने इसे देखकर वोट किया है। और 6% कुछ ऐसे मसाइल थे जिन्हें देखकर लोगों ने वोट किया है। यानी सबसे बड़ा इशू जो बिहार के इंतखाबात में बना वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और शायद यही वजह थी जिसे इस बार इंतखाबात में सबसे ज्यादा जोर शोर से अजीम इत्तेहाद ने उठाया था, तेजस्वी यादव ने उठाया था। हालांकि बाद में जेडीयू और एनडीए ने भी इस इशू को उठाया, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला बिहार के लोगों के सामने है, जिस चीज को देखकर, जिस इशू को और फैक्टर को देखकर लोगों ने वोट किया, वो बेरोजगारी का है। 35% लोगों ने बेरोजगारी के मसले को देखते हुए वोट किया है। इसके अलावा डेवलपमेंट और तरक्की बहुत बड़ा बिहार का इशू है। डेवलपमेंट के इशू के नाम पर 28% लोगों ने वोट किया है। इस इशू के नाम पर 28% लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे, उन्होंने वोट किया। 19% लोगों का मानना है कि करप्शन भी एक बड़ा इशू है, और करप्शन के नाम पर 19% लोग पोल करने के लिए पहुंचे। और इसके अलावा जो दूसरा सवाल हमने वो पूछा था कि क्या बिहार में आप चाहते हैं सरकार बदलनी चाहिए, क्या आप बिहार में सरकार बदलना चाह रहे हैं? इसका जवाब जो सर्वे में आया है वो भी बड़ा चौंकाने वाला है। वो सवाल, उस सवाल का जवाब भी हम आप तक पहुंचा दें। जी हां, इस सवाल का जवाब यही था कि 63% लोगों का मानना है कि बिहार में सरकार बदलनी चाहिए, रियासत में सरकार बदलनी चाहिए, जबकि 27% लोगों का मानना है कि सरकार नहीं बदलनी चाहिए। यानी हमारा यह सर्वे ही बता रहा है कि लोग अब सरकार में बदलाव चाहते हैं। लोग चेहरा ही नहीं बदलना चाहते हैं, बल्कि सरकार भी बदलना चाहते हैं। 63% लोगों का मानना है कि बिहार में अब सरकार में बदलाव होना चाहिए, मौजूदा सरकार को जाना चाहिए और नई सरकार आनी चाहिए, जबकि 27% लोगों का मानना है कि सरकार बदलनी नहीं चाहिए। लेकिन 63% लोगों का मानना है इस बार बिहार में कि सरकार बदलनी चाहिए। और शायद यही वजह है जो एग्जिट पोल में इतने शानदार डिजिट जो है वो महागठबंधन को लेकर आए हैं। तो 63% लोगों का मानना है कि इस बार बिहार में सरकार बदलनी चाहिए। इसके अलावा हमने एक और सवाल लोगों से किया था कि वो सवाल यही था कि किस बेस पर किस तरह से लोग सीएम के काम को किस तरह से देखते हैं। जी हां, जो सवाल हमारा अगला सवाल था वो ये था कि नीतीश कुमार वजीर आला के काम को लोग किस तरह से देखते हैं, उनका काम क्या अच्छा है, बेहतर है या खराब है। और इसका जो जवाब आया है वो जवाब भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। 21% लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, 29% लोगों का मानना है कि एवरेज काम किया, और 37% लोगों का मानना है कि अच्छा काम नहीं किया नीतीश कुमार ने, यानी नीतीश कुमार ने पुअर काम किया है, उनका काम करने का तरीका सही नहीं था, या उन्होंने जो वादे किए उन वादों पर खरे नहीं उतरे। सिर्फ 21% लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार का काम ठीक रहा, अच्छा रहा। 29% लोग मानते हैं कि एवरेज रहा काम, ना बहुत खराब रहा ना बहुत अच्छा। लेकिन 37%, एक बड़ी तादाद लोगों की मानती है कि नीतीश कुमार के दौर में काम नहीं हुआ, वजीर आला नीतीश कुमार के इख्तिदार में काम नहीं किए गए, न डेवलपमेंट के काम हुए, न बेरोजगारी पर चर्चा हुई, न तालीम और हेल्थ पर काम हुए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा इशू था। 21% लोग मानते हैं कि वजीर आला नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार ने काम किया है, जबकि 29% लोग मानते हैं कि एवरेज काम रहा नीतीश कुमार का उनके इख्तिदार में, और 37% लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार ने अपने इख्तिदार में काम सही नहीं किया, जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। तो चलिए अब अगला सवाल हम आपको बता दें कि आखिर अगला सवाल क्या कुछ है जो हमने अपने सर्वे में किया था, टुडे चाणक्य ने अपने सर्वे में किया था, वो सवाल भी हम आपके सामने रख देते हैं। जी हां, कि इसमें कास्ट फैक्टर की हमने इस सवाल में बात की थी कि कास्ट फैक्टर किस तरह का रहा, किस
कास्ट और किस जात और बिरादरी के वोट किस पार्टी के हक में ज्यादा गए हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव की जब हम बात करते हैं तो कास्ट फैक्टर यहां पर काफी हावी रहता है। तो इस सवाल का जवाब भी हम आपको बताते चलते हैं कि कितने फीसद किस कास्ट का वोट किस पार्टी के हक में गया है, किस इत्तेहाद के हक में गया है। तो अब अपर कास्ट की अगर हम बात करते हैं, जी हाँ, आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अपर कास्ट की अगर हम बात करते हैं तो 60% अपर कास्ट का वोट बीजेपी जेडीयू यानी एनडीए के हक में गया है और 29% अपर कास्ट का जो वोट है वो कांग्रेस आरजेडी इत्तेहाद यानी अजीम इत्तेहाद के खाते में गया है। इसके अलावा यादव फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, यादव कास्ट का वोट तकरीबन 22% यादवों का वोट जो है वो एनडीए के खाते में गया है और इसके अलावा 69% यादवों का जो वोट है यादव कास्ट का वो कांग्रेस और आरजेडी के खेमे में यानी अजीम इत्तेहाद के खाते में गया है। और इसके अलावा मुस्लिम कास्ट की अगर हम बात करते हैं, मुस्लिम समाज का वोट, मुस्लिम बिरादरी का जो वोट है वो 12% एनडीए की तरफ गया है और इसके अलावा 80% तकरीबन मुसलमानों के जो वोट हैं वो अजीम इत्तेहाद के हक में पड़े हैं। एससी और इसी तरह से ईबीसी और ओबीसी की अगर हम बात करें तो एससी की बात करें 39% एनडीए के खाते में और 34% महागठबंधन के खाते में गए हैं। बीसी की अगर हम बात करें तो 40% एनडीए के खाते में और 33% अजीम इत्तेहाद के खाते में और इसी तरह से ओबीसी की अगर बात करें तो 51% ओबीसी का वोट पड़ा है एनडीए के हक में और 30% ओबीसी का वोट पड़ा है अजीम इत्तेहाद के हक में। तो ये वो तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कास्ट फैक्टर बहुत अहम है बिहार में, लेकिन किस कास्ट का, किस जात बिरादरी का वोट किस पार्टी के हक में और किस इत्तेहाद और अलायंस के हक में गया है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। जहां पर यादव कास्ट बहुत अहम फैक्टर माना जाता है, इसके अलावा अपर कास्ट और मुस्लिम कास्ट ये बहुत अहम माने जाते हैं बिहार की सियासत में। तो यादवों की अगर बात करते हैं तो 22% यादवों का वोट गया है एनडीए के खाते में और तकरीबन 69% यादवों का जो वोट है वो गया है अजीम इत्तेहाद के हक में, क्योंकि लालू यादव हमेशा एमवाई फैक्टर की बात करते थे, मुस्लिम और यादव फैक्टर की बात करते थे। कहीं ना कहीं इस बार लग रहा है कि अजीम इत्तेहाद के लिए और आरजेडी के लिए एमवाई जो फैक्टर है वो एक तरह से काम करता नजर आ रहा है। तो चलिए एक और सवाल के बारे में हम आपको बता दें जो टुडे चाणक्य ने अपने सर्वे में लिया है, अपने एग्जिट पोल में शामिल किया है, बिहार वोट प्रोजेक्शन। जी हां, हम आपको वोट फीसद के बारे में बताएंगे कि किस इत्तेहाद और किस पार्टी के हक में कितना वोट गया है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम बात करें तो बिहार वोट का प्रोजेक्शन क्या कुछ है। अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस ग्राफिक्स को देख सकते हैं। 34% तकरीबन वोट एनडीए के हक में गया है, लेकिन इसमें 3% बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी माइनस या प्लस हो सकता है 3%। तो कुल मिलाकर तकरीबन 34% जो वोट शेयर है वो एक तरह से मिलता दिख रहा है एनडीए को। इसके अलावा 44% 44% जो वोट शेयर है वो मिलता दिख रहा है आरजेडी कांग्रेस इत्तेहाद यानी अजीम इत्तेहाद को और 22% जो वोट शेयर है वो इसमें अदर्स का है। लेकिन इन तीनों में 3% की बढ़ोतरी या घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, यानी माइनस या प्लस भी 3% हो सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां पर जो वोट प्रोजेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 44% वोट मिल रहे हैं, पूरा वोट शेयर का टोटल जितने वोट कास्ट हुए हैं उसका 44% सिर्फ अजीम इत्तेहाद को जाता दिख रहा है। इसमें 3% बढ़ भी सकता है और 3% घट भी सकता है, लेकिन जो एक चाणक्य के एग्जिट पोल के हिसाब से उनके सर्वे के हिसाब से जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो यही है कि अजीम इत्तेहाद के हक में 44% वोट जा सकते हैं। तो लगातार हम आपको टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल बता रहे हैं और इसके अलावा अब जो हमारा अगला सवाल जो सर्वे में हमने शामिल किया था वो हमारा सवाल यही है कि क्या कुछ सीट प्रोजेक्शन, जी हां, जो सबसे अहम सवाल है जिसका इंतजार कई रोज से लोग कर रहे थे कि क्या कुछ एग्जिट पोल होगा, क्या कुछ सीटों का बंटवारा होने जा रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। तो सीट प्रोजेक्शन की अगर बात करें, एक अंदाजे की हम बात करें तो न्यूज 18 उर्दू का टुडे चाणक्य का जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से बीजेपी जेडीयू यानी एनडीए को 55 सीटें मिल सकती हैं। इसमें 11 सीटों की बढ़ भी सकती है और माइनस भी हो सकती है, यानी प्लस माइनस हो सकती हैं, 11 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। लेकिन आरजेडी कांग्रेस यानी अजीम इत्तेहाद की अगर बात करें तो उसे 180 सीटें मिल सकती है।
इसमें भी 11 सीटें माइनस या प्लस हो सकती हैं, लेकिन एक तरफा अक्सरियत में महागठबंधन आती दिख रही है। तेजस्वी यादव के लिए यह एक अच्छी खबर है और इसके अलावा अगर अदर्स की बात करें तो उनके खाते में 8 सीटें जाती दिख सकती हैं। एक बड़ा झटका है एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए, जिनके खाते में महज 55 सीटें जाती दिख रही हैं, लेकिन इन 55 सीटों में 11 सीटें घट भी सकती हैं या तकरीबन 11 सीटें बढ़ भी सकती हैं। इसी तरह से अगर हम अजीम इत्तेहाद की बात करते हैं, यानी आरजेडी कांग्रेस के इत्तेहाद की बात करते हैं, तो इन्हें 180 सीटें मिल रही हैं। इन 180 सीटों में 11 सीटें मजीद बढ़ सकती हैं या फिर इसमें 11 सीटें माइनस हो सकती हैं, घट सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जाए कि 170 से 180 के बीच या 170 से 190 के बीच सीटें रह सकती हैं अजीम इत्तेहाद की। इसे क्लीन स्वीप भी कहा जा सकता है कि एक तरफा जीत भी अजीम इत्तेहाद की हो सकती है बिहार के चुनाव में। तो नतीजों से पहले ही हमने एक तरह से आपको नतीजे बता दिए कि क्या कुछ नतीजे होने वाले हैं। यह एग्जिट पोल है, लेकिन एग्जिट पोल के बहुत आसपास ही नतीजे रहने वाले हैं बिहार के। तो सीट प्रोजेक्शन के बारे में हमने आपको बताया, बहुत बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है यहां पर एनडीए को और एनडीए इत्तेहाद को, नीतीश कुमार जी को, कि उनकी 55 सीटें चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक आती दिख रही हैं, जबकि अजीम इत्तेहाद को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के लीडर तौकीर आलम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर आलम साहब, बहुत इस्तकबाल। और टुडेज चाणक्य न्यूज 18 का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि बिहार में अजीम इत्तेहाद की बहार आने वाली है। तौकीर साहब, जी आप के चैनल न्यूज 18 उर्दू को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद जी। और मैं पूरे बिहार प्रदेश की आवाम को तहे दिल से उनको भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि इस बार जो जीत का श्रेय जाता है, रोजगार की जीत, पलायन की जीत, भ्रष्टाचार की हार, शिक्षा की जीत, किसानों की जीत, गरीब गुरबाओं की जीत। मैं उन बिहार की जनता को सैल्यूट करते हैं कि उन लोगों का, हमारे साथी तेजस्वी यादव को स्नेह और प्यार मिला जी। मैं सभी को, बिहार वासियों को धन्यवाद देता हूं और उनका मैं स्वागत खैर मकदम करता हूं। बिल्कुल तौकीर आलम साहब, हमने अपने सर्वे में एक सवाल यह भी कराया था, टुडेज चाणक्य का जो सर्वे हुआ था, इसमें एक सवाल यह भी था कि किन इश्यूज को देखकर लोग वोट करने के लिए निकले। इनमें जो सबसे बड़ा इशू है वो अनएम्प्लॉयमेंट, जिस पर तकरीबन 35% लोग वोट करने के लिए अपने घरों से निकले, या ये कहिए कि इस इशू को, इस मुद्दे को 35% लोगों ने अपना मुद्दा बनाया और इसे देखते हुए वोट करने के लिए निकले हैं। यानी बिहार में जो सबसे बड़ा इस बार इशू है वो बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे देखकर लोगों ने वोट किया है। जी बेशक, हमारे साथी तेजस्वी यादव ने भी बिहार की गुर्बती, बिहार की बदहाली, बिहार की बेरोजगारी, बिहार का पलायन, बिहार का शिक्षा, बिहार का भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और कोरोना जैसे प्रचंड समस्याओं को जनता के समक्ष रखा और जनता जनार्दन से आग्रह किया, अनुरोध किया, प्रार्थना किया कि आप हमें पावर दें। तो निश्चय ही 2020 की सरकार बनी तो हम रोजगार में तेजी लाएंगे, बेरोजगारी समाप्त करेंगे, पलायन को रोका जाएगा, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में चरमुखी विकास की जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवा और डॉक्टर की व्यवस्था की जाएगी। लोगों ने इनकी आरजू, इनके निवेदन को सुना और बिल्कुल तहे दिल से उनका खैर मकदम किया और उन्हें बिल्कुल। लेकिन तौकीर आलम साहब, अब आपको यह भी समझना होगा, तेजस्वी यादव जी को यह समझना होगा और अजीम इत्तेहाद को यह समझना होगा कि उन्होंने जो इलेक्शन में जोरों शोर से वादा किया था, उन्होंने एक बयान दिया था
कि उनकी पहली कैबिनेट की मीटिंग में जो पहला साइन होगा वो रोजगार को लेकर होगा। 10 लाख रोजगार उन्होंने देने का वादा किया है। और आप अब देखिए, जो सर्वे हम लोगों ने कराया है, उस सर्वे में लोगों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। यानी एक बड़ा चैलेंज है ये तेजस्वी यादव के लिए कि अपने वादे को किस तरह से वो पूरा करते हैं। नहीं, वो तो बात आपका भी कहना वाजिब है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है। सारे सिस्टम आईने की तरह साफ है। आपको पूर्व से ही आपके चैनल के माध्यम से मैंने बताने का काम किया कि 4.5 लाख जो वैकेंट सीट है उसको भरा जाएगा, और नर्स काफी तादाद की संख्या में है, उनकी भरपाई की जाएगी। पुलिस महिला हो या पुरुष, महिला पुलिस क्षेत्र में भी हम उसे भरेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में 3 लाख का सीट खाली है, उसे भी मैं भरूंगा। 50,000 प्रोफेसर का सीट खाली है, उसे मैं भरूंगा। और छोटे छोटे कल कारखाने हैं जो 3,000 के लगभग चल रहे थे, जिसमें उन्होंने 2,000 को चलाया। 1,000 छोटे कारखाने उद्योग को बंद रखा है, उससे मैं चालू करूंगा। पटना जैसे सिटी में 30 ऐसे कारखाने स्टील के हैं जिसे उन्हें बंद कर रखा है, जिसमें लाखों मजदूर काम कर रहे थे। मैं उन्हें चालू कराकर मैं उनमें भी इनको परमानेंट काम देने का काम करूंगा। और औद्योगिक क्षेत्र में भी मैं काम करूंगा। कल कारखाने जो बड़े बड़े जो बंद पड़े हैं उनमें सारे वैकेंट सीटों को नियमित ढंग से रेगुलर परमानेंट नौकरी देने का काम करूंगा। और 10,000 मिशन बहुत ज्यादा नहीं है, एकदम आराम से हमारे पहले कलम में बहुत ही प्यार से और हम अपने बेरोजगार साथियों को नौकरी देने का काम करूंगा। नहीं, लेकिन तौकीर आलम साहब, सवाल ये उठ रहा है जिस पर एनडीए लगातार सवाल करता रहा कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा तो कर लिया, लेकिन ये 10 लाख नौकरियां आएंगी कहां? इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कहां से जुटाया जाएगा? इसके लिए रेवेन्यू कहां से आएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है 10 लाख नौकरियां कोई छोटा मोटा वादा नहीं है तौकीर आलम साहब, एक बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए। वो चैलेंज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके राज्य में जो घोटाले होते हैं, काम कम पैसों की लूट ज्यादा, उस पे लगभग 60 घोटाले किए हैं, जिसमें 30,000 करोड़ के घोटाले हैं। मैं उसका रिकवरी करूंगा। जो हमारे 2,13,000 करोड़ रुपए बजट में आते थे, मैं उन्हें ईमानदारी से निर्वहन करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। और जैसे कि इन्होंने 80,000 करोड़ वापस कर देते हैं, मैं उसे वापस नहीं होने दूंगा। मैं उसे ईमानदारी पूर्वक अपने रोजगार में लगाऊंगा। 19,172 करोड़ रुपए रेवेन्यू सरप्लस करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो हमारे बहुत सारे ऐसे कल कारखाने हैं, बहुत सारे ऐसे विधि आर्थिक सिस्टम है जिससे मैं उससे खानापूर्ति करने का काम करूंगा। बिल्कुल तौकीर आलम साहब, अब यहां पर अहम यह भी हो जाता है कि डेवलपमेंट भी लोगों का बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा बिहार के लिए रहा है। हमेशा से यह कहा जाता है कि बिहार तरक्की करेगा, बिहार आगे जाएगा, बिहार के अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अभी भी लगता है जिस तरह से टुडे चाणक्य के सर्वे में लोगों ने हिस्सा लिया और लोगों ने कहा कि बेरोजगारी के बाद जो सबसे बड़ा बिहार का मसला है वो डेवलपमेंट है, तरक्की है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी फोकस करना होगा। जो लोग ये चाहते हैं कि बिहार अब तरक्की की राह पर दौड़े, तो उनके लिए भी अब काम करना होगा तौकीर साहब। बिल्कुल करना तो हमें है, चूंकि हमने वादा किया है जी, और निसंकोच काम करेंगे ही, क्योंकि काम करने का हमारा अंदाज कुछ और ही होगा। सबसे बड़ी बात है कि मैं ईमानदारी पूर्वक, मैं और हमारे सारे सहयोगी साथी महागठबंधन के जितने विधायकगण हैं, मंत्रीगण होंगे, वो अपनी ईमानदारी का इस बार परिचय देंगे निसंकोच। कहीं से भी कहीं हम किसी भी अपोजिशन नेताओं को मौका ही नहीं देंगे जो हम पर प्रश्न चिन्ह लगे। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान एमआईएम के तर्जुमान आदिल हसन आजाद साहब भी हमारे साथ रास्तौर पर जुड़ गए हैं। आदिल हसन आजाद साहब, आपका भी न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल है। आदिल हसन आजाद साहब,
टुडेश चाणक्य न्यूज 18 उर्दू का जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, वो हमने अपने नाजरीन को पहले दिखाया और उस एग्जिट पोल के बारे में शायद आपको भी इल्म हो गया हो कि टुडेश चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक 180 सीटें अजीम इत्तेहाद यानी आरजेडी और कांग्रेस के इत्तेहाद को मिल रही हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है, एनडीए को सिर्फ 55 सीटें मिल रही टुडेश चाणक्य के एग्जिट पोल में और अदर्स के खाते में 8 सीटें जा रही हैं। आदिल हसन आजाद साहब, इस एग्जिट पोल के हिसाब से अगर देखें तो एमआईएम आरएलएसपी का जो इत्तेहाद है उसे भी कहीं ना कहीं झटका लग रहा है। कहां झटका लग रहा है? एमआईएम जितनी मजबूती से जहां लड़ी है, हमने सिर्फ 20 सीट पे चुनाव लड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पोजीशन रहेगा। सीमांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जरूर कामयाब होगी। नहीं, इस एग्जिट पोल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। आदिल हसन आजाद साहब, आप आदिल हसन आजाद साहब, आप तो सिर्फ ये नहीं चाहेंगे कि सिर्फ एमआईएम जीते, आप तो ये चाहेंगे कि आपका जो गठबंधन है, आपका जो अलायंस है, उसमें सभी सीटें जीत कर आए। लेकिन जो हमारा एग्जिट पोल है, चाणक्य का एग्जिट पोल है, उसके हिसाब से क्लीन स्वीप कर रही है आरजेडी और कांग्रेस अजीम इत्तेहाद बिहार में। अच्छी देखते हैं। अभी जनता की अदालत में आज तो वोटिंग हुआ है, आज तो आखिरी फेज का वोटिंग हुआ है। अभी देखिए क्या होता है। सब कुछ अगर आप इसी एग्जिट पोल पे रख दीजिएगा तो जनता का मैंडेट, जो जनता ने जो लाइन लग के वोट दिया है सुबह से लेकर शाम तक, उसका भी तो सम्मान कीजिए, वक्त सब्र कीजिए। नहीं, तो ये इसी जनता, इसी वोटर और इन्हीं आवाम का ही फैसला है। ये सैंपल लिया गया है चाणक्य एग्जिट पोल में, चाणक्य के सर्वे में, ये इसी आवाम का जवाब है। जो हमारे सवाल थे इसका जवाब बिहार के ही आवाम ने दिया है। और आदिल हसन आजाद साहब, क्या आप बहुत मंझे हुए सियासतदान हैं, काफी तजुर्बा है, आपने पासवान साहब के साथ भी काम किया, असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ काम कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि आपने बहुत से चुनाव देखे हैं, जो एग्जिट पोल होता है कितना आगे पीछा होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। जो एग्जिट पोल होते हैं नतीजे उसी के आसपास रहते हैं। आपको याद होगा हुरैरा साहब, आप बहुत पुराने टीवी जर्नलिस्ट हैं। आप 2015 में एनडीए को बढ़ा दिया हुआ था सब एग्जिट पोल। नहीं, देखिए न्यूज 18 ने मैं आपको वही याद दिलाने चाह रहा था कि 2015 में हम न्यूज 18 से ईटीवी थे, लेकिन उस वक्त भी हमने अजीम इत्तेहाद को ही आगे रखा था और हमारा बल्कि जो रिजल्ट था वो काफी पीछे था, लेकिन बाद में जो सबसे सटीक रिजल्ट रहा था वो हमारा ही रहा था। आदिल हसन आजाद साहब, अगर आपको याद हो तो। अच्छी बात है, बेशक अच्छी बात है। ये बात जान लीजिए कि एमआईएम के बिना सब कुछ अधूरा रहेगा। एमआईएम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी और इंशाल्लाह हम लोग कामयाब हो रहे हैं। हमारा इत्तेहाद भी कामयाब हो रहा है, जो है गठबंधन है वो भी कामयाब होगा। ठीक है, नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी तो 10 तारीख देखिए हो जाएगा। अगर आप इस एग्जिट पोल को बिल्कुल उस तरह से नहीं मानते हैं तो 10 तारीख तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। हालांकि हमारा दावा है कि यही एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होंगे। आप देखिएगा 10 तारीख आपसे हमारी मुलाकात होगी। मैं आदिल हसन आजाद साहब, एनडीए की जो सूरत हाल है, एनडीए की जो सीटें घटी हैं, चाणक्य के एग्जिट पोल में सिर्फ 55 सीटें एनडीए के खाते में आ रही, नीतीश कुमार जी के इत्तेहाद में आ रही, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना बड़ा झटका नीतीश कुमार जी को आखिर क्यों लग रहा है? नीतीश जी को तो जाना तय था। जिस तरीके से नीतीश जी ने और जो जनता का मैंडेट का अपमान किया था 2015 में, उन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन रातों रात जो मैंडेट का अपमान किया, धोखा किया, पीठ में छुरा घोपा, तो उनको जाना तय था। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लुभावने वादे किए थे बिहार के आवाम के भी, उन्होंने कुछ नहीं किया। डबल इंजन की सरकार सिर्फ कागज में रही। मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ी, मंत्रियों की संपत्ति बढ़ी, इनके अफसरशाही पर कोई लगाम नहीं लगा। जनता से दूर होते गए, तो उसका नतीजा है कि नीतीश कुमार का अहंकार की हार हुई है। ये नीतीश कुमार और मोदी जी के अहंकार की और घमंड की, और जनता को उन्होंने सोचा कि बार बार बेवकूफ बनाएंगे, उसकी ये हार है। और मुझे यकीन है कि जनता जो फैसला करेगी वो बेहतर करेगी। और नीतीश जी को, क्योंकि नीतीश जी ने कल कह भी दिया था कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, ये नीतीश जी का विदाई समारोह है। क्योंकि नीतीश जी ने कोई उसूल नहीं है, ऐसा कोई उसूल नहीं है नीतीश जी के पास। 2015 का विधानसभा देख लीजिए, 19 का देख लीजिए, कभी कहते थे मैं आरएसएस मुक्त भारत बनाऊंगा, उसके बाद हर लोग के साथ इन्होंने सिर्फ अपनी गोटी सेट की है। तो जनता तो जान गई कांट की हांडी कितनी बार चढ़ेगी। जनता ने साफ तूत इनको बतला दिया कि अन्य मार्ग इनको खाली करना पड़ेगा।
और इनको जनता विपक्ष की भी भूमिका नहीं देगी। बिल्कुल नीतीश जी या बिल्कुल रिटायरमेंट जाहिर सी लेंगे बात है कि या आवाम में एक दिल्ली चले नाराजगी तो जाएंगे। दिख तो ही नीतीश रही जी थी, तो आवाम की नाराजगी विधानसभा भी एक तरह से में खुलकर आ गई थी। और अब सवाल यही उठ रहा है कि अगर इसी तरह के नतीजे रहते हैं जो चाणक्य के एग्जिट पोल है, तो ऐसे में बहुत बड़ा झटका है एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए और खासतौर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है बिहार के चुनाव में। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इसी एग्जिट पोल पर हम तजिया करेंगे, इसी एग्जिट पोल पर हम और भी चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक।